कैसे हैं आप लोग? अब तक इस चैप्टर के आपके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आप लोगों ने दोनों वीडियो में देखा होगा। आज हम लोग इस चैप्टर के तीसरे लेक्चर की पे बात करेंगे। तीसरे लेक्चर में हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, क्या चीज होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए एक बार फिर से हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आर आई, वेयर आर इज ए कांस्टेंट called resistance। R जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए जरा बात करते हैं रेजिस्टेंस पे। एक्चुअल में रेजिस्टेंस होता क्या है? तो रेजिस्टेंस कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि ये किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा या जिसके कारण वो कंडक्टर अपने अंदर बहने वाले करंट का विरोध करता है। तो किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो अपने अंदर बहने वाले करंट का विरोध करता है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी रेजिस्टेंस क्या चीज है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of a conductor due to which it opposes the flow of current through it। किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो अपने अंदर बहने वाले करंट का विरोध करता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस कोई चीज नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने अंदर बहने वाले करंट का विरोध करता है। तो रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, यानी रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I। इसके द्वारा हम लोग किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। R इक्वल टू V अपॉन I। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो किसी सर्किट से जुड़ा होता है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो किसी भी सर्किट से जुड़ा होता है जिससे करंट फ्लो हो रही है, जिस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी उसके अंदर बहने वाले करंट का विरोध करता है और यह केवल उसके रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन सब का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की यूनिट कैलकुलेट करें, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन यूनिट ऑफ करंट। यानी यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि वोल्ट और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो यूनिट ऑफ आर यानी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज आल्सो नोन एज ओम। इस
इसको ओम्स के नाम से जानते हैं और इसका सिंबल होता है इस तरह से, ये ओम्स का सिंबल है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम जो है वो एसआई यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। आइए अभी हम लोग देखेंगे कि एक यूनिट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के अंदर और उसमें एक यूनिट करंट फ्लो कर रहा है, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर मान लेते हैं कि 1 एम्पियर की करंट जो है वो फ्लो कर रही है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अगर किसी भी कंडक्टर में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, जिसके दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, उसमें 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस रेजिस्टेंस उसका उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। इफ 1 एम्पियर करंट flows through a conductor having potential difference 1 volt across its ends, then resistance R equal to 1 volt upon 1 ampere, that is equal to 1 ohm। तो रेजिस्टेंस जो होगा उस कंडक्टर का वो 1 ओम होता है। अगर 1 वोल्ट करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होता है। 1 ओम को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? 1 ओम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 ओम रेजिस्टेंस हम लोग कैसे डिफाइन करें? तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है? तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर when 1 ampere current is flowing, when 1 ampere current is flowing at 1 volt of potential difference across its ends, the resistance is called 1 volt। इस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड 1 ओम। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम होगा। अगर किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट पोटेंशियल पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम होता है। तो अब हम लोगों को जो ओम्स लॉ से फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले मिल गए। हम लोगों को क्या क्या फॉर्मूले मिले एक बार फिर से रिकैप कर ले। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू हम लोगों को मिला IR। फ्रॉम दिस formula we can calculate the current I equal to V upon R, where R is the resistance। we can also calculate R equal to V upon I, यानी हम रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतनी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। आइए अभी हम लोग बात करेंगे कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्टेड करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो रेजिस्टेंस को प्रभावित करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं उनमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है, तो सबसे पहला फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर।
लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तीसरी चीज है नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच द कंडक्टर इज मेड अप ऑफ, और चौथी चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर, ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। सबसे पहली चीज कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ क्या है, कंडक्टर की लंबाई क्या है, कंडक्टर की लंबाई रेजिस्टेंस को कैसे प्रभावित करती है। दूसरी चीज, जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के दोनों सिरों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसको प्रभावित करता है। और तीसरी चीज जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल, यानी किस मटेरियल से वो कंडक्टर बना हुआ है, किस मटेरियल से कंडक्टर बना हुआ है ये भी प्रभावित करता है। और चौथी चीज होती है कि कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है, यानी कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस प्रभावित होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो इन चारों फैक्टर्स को हम लोग वन वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर की जो लंबाई है वो रेजिस्टेंस को कैसे प्रभावित करती है। तो ध्यान रहे इस बात का, जैसे जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। यानी मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज directly proportional to the resistance। कंडक्टर का लेंथ जो होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R is directly proportional to L, where R is the resistance of the conductor and L is the length of the conductor। Suppose that this is the relation number 1, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये रिलेशन नंबर 1 है। अब ध्यान रखने की बात ये है कि अगर लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इट मींस एज वी इंक्रीज the length of a conductor, the resistance of conductor will also increase, and as we decrease the length of the conductor, the resistance will also decrease। जिसका मतलब ये हुआ कि छोटे कंडक्टर के अंदर जो लगने वाला रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जबकि बड़े कंडक्टर के अंदर जो लगने वाला रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। एक बड़ा कंडक्टर जो होगा वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएगा और उसके अंदर करंट जो होगी वो थोड़ा स्लो फ्लो करेगी। जबकि अगर कंडक्टर की लंबाई कम है, छोटा है कंडक्टर, तो ऐसी कंडीशन में उस पे लगने वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस कम होगा, यानी उसके अंदर जो करंट है वो वेरी इजीली फ्लो कर सकती है। दूसरी चीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ये एक आपका कंडक्टर है और जब भी हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो इसके दोनों एंड का लेते हैं, ये दोनों एंड का हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज दैट इसके दोनों सिरे पे जो ये आप देख रहे हो इसका रेडियस r है, ये रेडियस जो है वो r है। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो एरिया होगा, एरिया A इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, पाई r स्क्वायर के बराबर। एरिया जो होगा वो पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए, अगर कोई भी वायर थोड़ा पतला है या थोड़ा मोटा है तो ऐसी कंडीशन में उसमें जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो कैसे अफेक्टेड होता है। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस
resistance is inversely proportional to the area of cross section of the कंडक्टर। यानी इसका मतलब ये हुआ, इट मींस कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ, इससे कैसे रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्टेड होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। देखो, अगर किसी भी वायर को हम मोटा करते हैं, अगर वायर को मोटा करते हैं तो इसका रेडियस बढ़ेगा, और जब रेडियस बढ़ेगा तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। अगर किसी भी कंडक्टर के एक सिरे का या दोनों सिरे का किसी का भी एरिया अगर बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें लगने वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। अगर एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर तार पतला कर दिया जाए या कंडक्टर को हम लोग थोड़ा और थिन कर दें तो ऐसी कंडीशन में उसका रेडियस घटेगा, रेडियस घटेगा अगर तो एरिया घटेगा, और अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि जो थिक वायर्स होते हैं दे शो लेस रेजिस्टेंस, बट द थिन वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस। थिन वायर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, जबकि थिक वायर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो लेस होता है, कम होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं रिलेशन नंबर 2। अगर ये रिलेशन नंबर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/πr²। R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/πr² के, जहां पे पाई जो है वो ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R इज इनवर्स टू 1/r²। अब सपोज करो, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि अगर एक वायर है, उस वायर को हम लोग मोड़ करके डबल कर देते हैं। अगर किसी भी वायर को हम मोड़ करके क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसका एरिया भी जो है वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर एरिया डबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, कम होगा। कितना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। तो व्हेन we double the conductor, its radius also gets doubled. Then resistance R equal to 1/r²। It means that R is 2R। अगर R जो है वो कैसा है, दुगुना है, तो ऐसी कंडीशन में कितना हो जाएगा, R अगर दुगुना है तो ऐसी कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, R जो है वो डबल कर दिया गया, डबल्ड कर दिया गया, तो R इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो R इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/ कितना, 4। तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि इसके रेडियस को हम 1/2 कर देते हैं, व्हेन एरिया गेट्स 1/2, अगर इसको हम लोग 1/2 कर देते हैं तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना, 1/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी R इक्वल टू जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर मान लो कि हम लोग जो एरिया है उसको आधा करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस जो होगा वो 4 गुना होगा। और अगर हम लोग एरिया को डबल करते हैं
या उसके रेडियस को डबल करते हैं, कंडक्टर के रेडियस को डबल करते हैं, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 1/4 हो जाता है। तो इन दोनों चीजों से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स होता है। अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी पतले तार में, थिन वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जबकि अगर एरिया क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी अगर एरिया हम डबल करें या ट्रिपल करें, तो ऐसी कंडीशन में वो वायर जो होगा, कंडक्टिंग वायर, वो मोटा होगा, और कंडक्टर जब मोटा होगा तो ऐसी कंडीशन में उसमें लगने वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, कम होगा। तो इट मींस करंट विल फ्लो इजीली इन ए थिक वायर एंड करंट will flow slowly in a thin wire। पतले तार में करंट जो होती है वो स्लो होती है, जबकि मोटे तार में जो करंट होती है वो तेजी से बहती है। क्यों? क्योंकि मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है और पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल कैसे रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। नेचर ऑफ मटेरियल किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैसे प्रभावित करता है। तो देखो, जितने भी ऐसे कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनका मटेरियल्स जो होता है वो कैसा होता है, मटेरियल्स ऐसा होता है कि जो करंट को इजीली फ्लो करने दे, यानी जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, जैसे जैसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब ऐसे वायर्स हैं, ये सब ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे बने हुए कंडक्टर्स जो होते हैं वो बहुत कम रेजिस्टेंस को फील कराते हैं। तो मटेरियल्स का जो प्रभाव है इसके ऊपर वो इसी तरह से डिपेंड करता है कि जितना अच्छा मटेरियल होगा, जितना अच्छा कंडक्टर होगा, उतनी ही लेस रेजिस्टेंस उसके अंदर प्रोड्यूस होगी। और जब लेस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, रेजिस्टेंस की वजह से ही वायर्स के अंदर हीटिंग होती है, और जब लेस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा तो ये वायर जल्दी हीट नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हम लोग अपने डोमेस्टिक वायरिंग में एल्युमिनियम या फिर कॉपर के वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, और इसीलिए सर्वाधिक जगहों पे हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a conductor depends on the nature of material, nature of materials। silver is a good conductor of electricity and have very less resistance। Second one, copper and aluminium are also have less resistance, but alloys बहुत सारी alloys हैं, जैसे मैग्नीज, नाइक्रोम are shows more resistance, तो जितने भी प्योर मटेरियल्स हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जबकि जो एलॉयज हैं इन एलॉयज का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। नाइक्रोम का इस्तेमाल हम लोग जो इलेक्ट्रिकल आयरन होते हैं इसकी कॉइल बनाने में
या फिर हीटर के कॉइल बनाने में करते हैं। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जब इसके अंदर से करंट फ्लो होती है तो ये हीट हो जाते हैं और रेड हॉट हो जाते हैं। तो जो रेड हॉट हो जाता है वायर, जो हीटर का वायर है या इलेक्ट्रिकल आयरन का वायर है, इलेक्ट्रिकल केटल का जो वायर है, ये सब जो हीट हो जाता है, इट इज ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस के कारण ही ये हीट हो जाते हैं। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स, रेजिस्टेंस ऑफ ऑल pure metals increases on increasing the temperature, and decreases on lowering the temperature। अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाते हैं तो जितने भी प्योर मेटल्स के कंडक्टर होंगे, इन प्योर मेटल्स के कंडक्टर का टेम्परेचर डाउन करने पर उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग एलॉय की बात करें, जितने भी एलॉयज हैं, चाहे वो मैग्नीन हो, चाहे वो नाइक्रोम हो, ये सब के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव, इनके रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन केस ऑफ एलॉयज, there is no effect of temperature on it। इन दोनों के ऊपर, जितने भी एलॉयज हैं, इनके ऊपर, इनके रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये चार फैक्टर्स थे जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। अभी हम लोग एक चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? क्या चीज होती है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी अभी हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़ा कि रेजिस्टेंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अपना इफेक्ट डालते हैं, जिसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर दें, कंबाइन बोथ रिलेशंस, तो हमें क्या मिलता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। या इसी को हम लिख सकते हैं R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, जहां पे रो क्या है? वेयर रो, इसको हम लोग पढ़ते हैं रो। रो इज ए कांस्टेंट। रो जो है वो एक कांस्टेंट है। रो क्या चीज है? एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 we can modify this equation R into A, that is equal to rho into L, then rho equal to R A upon L, rho equal to R A upon L। तो ये रो जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाता है।
रजिस्टिविटी, रो को रजिस्टिविटी कहते हैं। यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, यानी यूनिट ऑफ रो दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आर इंटू यूनिट ऑफ ए अपॉन यूनिट ऑफ एल। सबकी एसआई यूनिट लेनी है, तो यूनिट ऑफ रो दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की यूनिट ओम इंटू एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, बचा क्या, ओम मीटर। यानी जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर। आइए अभी हम लोगों को मिल गई एक नई चीज, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम डिफाइन कैसे करें, कैसे इसका हम लोग डेफिनेशन कर सकते हैं, कैसे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो देखो, लेट आर इक्वल टू 1 ओम, या इस तरह से नहीं, लेट एल इक्वल टू 1 मीटर, ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल टू r इंटू 1/1, या रो इक्वल टू r। यानी यूनिट लेंथ पर और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जो रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। रजिस्टिविटी becomes equal, numerically equal to the resistance when we take unit length of conductor having 1 meter square of area of cross section, then resistivity becomes equal to the resistance। तो इस तरह से हम लोग रजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम रजिस्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्या कि रजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस, resistivity is numerically equal to the resistance of a conductor of 1 meter length and having 1 meter square of area of cross section। रजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है कब, जब कोई भी ऐसा कंडक्टर ले ले जिसका लेंथ 1 मीटर हो, यानी 1 मीटर का कंडक्टर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसे रॉड का जो रेजिस्टेंस होगा या जो रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। जैसे अगर हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर है, अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा, यानी इसके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे मेटल्स जिनका रेजिस्टिविटी जो है वो दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर माने हम लोग मेटल्स में ले लें मेटल, तो मेटल में सिल्वर का इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है सिल्वर के लिए रो इक्वल टू 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होता है, और कॉपर का रो इक्वल टू जो है वो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। व्हाट डज इट मीन
कि रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 1.60 into 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? तो इट मींस दैट 1 मीटर long silver rod having 1 meter square area of cross section offers the resistance 1.6 into 10⁻⁸ ओम। इसका मतलब हुआ कि अगर सिल्वर की 1 मीटर लंबी और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रॉड ले ली जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 1.6 into 10⁻⁸ ओम के बराबर होगा। कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.67 into 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मीटर लंबी कॉपर की रॉड ले ली जाए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है तो उस कॉपर की रॉड का रेजिस्टेंस जो होगा वो 1.67 into 10⁻⁸ ओम मीटर होगा। तो रेजिस्टिविटी का मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रखा जाए तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सबसे ज्यादा जो रेजिस्टिविटी शो करते हैं वो कौन शो करते हैं? नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है 10⁻12, 10⁻13, 10⁻14 के रेंज में होती है। अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर का इतने रेंज में रेजिस्टिविटी आ रहा है इसका मतलब वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। क्या होगा? इंसुलेटर। इससे थोड़ा सा कम जो रेजिस्टिविटी होता है वो किसका होता है? इससे थोड़ा कम रेजिस्टिविटी जो है वो एलॉयज की होती है। इसीलिए उनके अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वो कंडक्टर कैसे हो जाते हैं? रेड हॉट हो जाते हैं। और इसीलिए जो एलॉय होती है जैसे नाइक्रोम है या बल्ब में हम लोग यूज करते हैं तो नाइक्रोम्स का यूज जो है वो हीटिंग कॉइल बनाने में किया जाता है, चाहे वो हीटर की कॉइल हो या इलेक्ट्रिक आयरन के कॉइल हो, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। कल हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को हम लोग कंबाइन कैसे करते हैं। दो विधियां हैं कंबाइन करने की। एक तो हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे, और एक जो है हम लोग पैरेलल कंबाइन करते हैं। तो दोनों कंडीशंस में हम लोग इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए, तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना हाथ